हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे मानस का हंस उपन्यास, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेखक का नाम जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अमृतलाल नागर होगा, है ना। PDF बनाते समय जो पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, हो गया होगा, है ना। तो खैर आप लोगों को पता है अच्छे से, लेखक जो है अमृतलाल नागर हैं। ठीक है। प्रकाशन वर्ष है 1972। इस उपन्यास का जो है प्रकाशन वर्ष है 1972। यह उपन्यास जो है जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। ठीक है। इस उपन्यास का विषय है तुलसीदास के जीवन पर आधारित। ठीक है ना। ये उपन्यास जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अमृतलाल नागर के बारे में, जो कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अमृतलाल नागर जो हैं तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकारों में जो है ये गिने जाते हैं। ठीक है। आप लोग जो है तृतीय उत्थान प्रेमचंदोत्तर युग में कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं ये आप लोग जानते रहिएगा, जिसमें जो है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, डॉक्टर देवराज, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, उसके बाद जो है लक्ष्मी नारायण लाल, उसके बाद वृंदालाल वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है, रांगे राघव, है ना। रांगे राघव के बाद जो है अमृतलाल नागर आते हैं, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। ठीक है। सनैयालाल ओझा। तो जो ऐसे जो है सीक्वेंस में आप लोग जो है जन्म के अनुसार, इन सभी उपन्यासकार के जन्म के अनुसार जो है इनको याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें जो है अमृतलाल नागर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय। उसके बाद जो है हम चलेंगे उपन्यास के तरफ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लेखक का परिचय। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में गुजराती नागर ब्राह्मण, नागर नहीं होगा, गुजराती नगर, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री अमृतलाल नागर के पिता का नाम राजा राम नागर था। ठीक है। इनके पिता का नाम जो है राजा राम नागर था। आपके पितामह शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे, यानी इनके पितामह। ठीक है। आपकी पढ़ाई यानी इनकी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही हुई थी। फिर स्व अध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व व समाजशास्त्र का अध्ययन इन्होंने किया। बाद में हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी पर अधिकार इनका हुआ। ठीक है। आगे देखेंगे। पहले नौकरी, फिर स्वतंत्र लेखन, फिल्म लेखन में भी इन्होंने खास काम किया था। उसके बाद जो है चकलस का संपादन भी किया था। ठीक है ना। चकलस का भी इन्होंने संपादन किया था। आकाशवाणी लखनऊ में इन्होंने ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे थे। ये छोटी सी जानकारी जो है, खास करके आप लोग जो है इनका जन्म याद रखिएगा और किस परिवार में इनका जो जन्म हुआ था, उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम उपन्यास के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है। मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 1972 है, मैंने आप सभी को बताया। यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। ठीक है। यानी जो इस उपन्यास में जो है तुलसीदास को एक सहज मानव के रूप में जो है इनका चित्रण किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे देखेंगे कि अमृतलाल नागर के और उपन्यास कौन कौन हैं, उनको भी हम जानेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में जो है जो भी उपन्यास पढ़ाती हूँ, तो उस उपन्यास के जो लेखक हैं उनके अन्य उपन्यासों को भी मैं रखती हूँ, क्योंकि वहाँ से आपका 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, सभी उपन्यास को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। मुझे पता है आप लोग तैयार अपना कर चुके हैं, अब आपका जो है रिवीजन चल रहा है। जितना से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने
हिंदी की गैर मानक रूपों का पिटारा कहाँ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ पे कि किस आलोचक ने जो है अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप इस एक लाइन को आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब जो है इनके अन्य उपन्यासों को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला उपन्यास है इनका महाकाल 1947। विषय है रांगे राघव का वाद उपन्यास महाकाल। महाकाल, एक मिनट, यहाँ पे जो है यहाँ पे विषय थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ मैं बना रही थी, लैपटॉप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था और मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, महाकाल पहला इनका उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष बिल्कुल सही है, 1947। ये विषय है महाकाल उपन्यास का इनका विषय वस्तु है बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण। ठीक है, बंगाल के अकाल के त्रासदी का चित्रण है इसमें, यानी कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है ना, ये इसका है। ठीक है, दूसरा इनका उपन्यास है सेठ बाकेलाल। सेठ बाकेलाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। ठीक है, 1955 है। इसका विषय वस्तु नहीं दिया गया है, इसीलिए जो है ये यहाँ पे आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तीसरा इनका उपन्यास है बूंद और समुद्र, 1956 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास का विषय है लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, महाकाल जो उपन्यास है उसका विषय वस्तु यही है, बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। इसको हम काट देंगे। और सेठ बाकेलाल का प्रकाशन वर्ष है 1944, जहाँ से मैंने लिया है सेठ बाकेल, ये सभी उपन्यास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसमें जो है इसका विषय वस्तु नहीं दिया गया है। ठीक है, बूंद और समुद्र का देखेंगे, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण हुआ है। अब अगला उपन्यास देखते हैं, शतरंज की मोहरें, 1959 में प्रकाशित हुआ है। अवध के नवाबों के हसोन्मुख जीवन का चित्रण हुआ है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे सुहाग के नुपुर, 1960 में। इसका विषय वस्तु है मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण। ठीक है, मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। विष और अमृत और विष। ठीक है, अगला उपन्यास इनका अमृत और विष, 1966 में। इस उपन्यास का विषय वस्तु है गणतंत्र स्वतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक सामाजिक 15 वर्षों के, एक मिनट थोड़ा सा इधर करूँ मैं इसको, है ना, 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है। ठीक है, राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है 7 घूंघटों वाला मुखड़ा, 1968। इसका विषय वस्तु है मसरूम बेगम के नारी हृदय का चित्रण। ठीक है ना, मसरू बेगम, मसरूम नहीं, मसरू बेगम, मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया है। एकदा नैमिषारण्य, 1972। आचार्य भार्गव सुमोहित, नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। मानस का हंस, अगला जो उपन्यास इनका मानस का हंस है, 1972 प्रकाशन वर्ष है। तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित यह उपन्यास है। ठीक है, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभी। आगे देखेंगे नाचियो बहुत गोपाल, 1978। भंगी समाज के इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदनात्मक के साथ चित्रण किया गया है। लास्ट इनका उपन्यास है, नहीं लास्ट नहीं है, अभी और है, खंजन नयन। खंजन नयन आप सभी को पता है सूरदास के जीवन पर, सूरदास और उनके व्यक्तित्व जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगला उपन्यास है इनका बिखरे तिनके, 1982। अग्निगर्भा, 1983। करवट, 1985। इसमें जो है लखनऊ के एक खत्री परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। पीढ़िया उपन्यास जो है करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे सभी उपन्यास, टोटल उपन्यास आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष के साथ और विषय वस्तु भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो है मानस के हंस उपन्यास की समीक्षा हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम चलेंगे भूमिका पे। ठीक है, भूमिका पढ़ने के बाद जो है थोड़ा विषय वस्तु देखेंगे, विषय वस्तु के बाद जो है पात्र परिचय, पात्र परिचय के बाद हम महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा उपन्यास खत्म। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग ये उपन्यास पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो।
ठीक है, और याद भी होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं मानस का हंस उपन्यास की समीक्षा। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास को एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के बचपन से लेकर राम नाम के मार्ग में लीन होने की कथा लीन होने तक की कथा वर्णित है। ठीक है, आगे देखेंगे। हालांकि इनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, इसे हिंदी उपन्यासों की श्रेणी में क्लासिक का दर्जा प्राप्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही। तुलसीदास जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है। ठीक है, इसमें जो है काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इस उपन्यास में आप लोग ध्यान रखिएगा 49 है ना, 49 प्रकरण है। ठीक है, 49 प्रकरण है। ठीक है, प्रकरण कह लीजिए या भाग कह लीजिए, ठीक है ना। टोटल 49 प्रकरण है पूरे उपन्यास में, और 375 या 365 ऐसे पेज है सारा। तो खैर पेज तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने पढ़ा है तो उसको मैंने देखा था। 49 प्रकरण या भाग कह लीजिए है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, इसमें कुछ काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है। इसे नागर जी यानी अमृतलाल नागर जी ने अपनी लखनवी शैली, है ना, लखनवी शैली में लिखा है। तुलसीदास जी का जन्म बड़े ही संकटग्रस्त समय में हुआ था, जब देश मुगलों के पंजों में फंसा हुआ था, युद्ध की स्थिति थी और सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। जन्म के पश्चात माता की मृत्यु और पिता द्वारा न अपनाने के कारण इनका जो है बचपन जो है बहुत अभावग्रस्त था, है ना। आगे पढ़ेंगे। तुलसीदास ने बाबा नरहरि दास से दीक्षा प्राप्त की और फिर शेष काशी में प्राप्त किया, या फिर शेष शिक्षा जो है उन्होंने काशी में प्राप्त किया। राजापुर के पंडित दीनबंधु तुलसीदास के चरित्र से खुश होकर अपनी पुत्री रत्ना का विवाह तुलसीदास के साथ करवा देते हैं। ठीक है ना, राजपुर है राजापुर, ठीक है। और यहाँ पे जो है रत्ना रहेगा, आधा त रहेगा, ठीक है। रत्ना का विवाह तुलसीदास से करवा देते हैं। रत्नावली एक पतिव्रता स्त्री है, ज्योतिष शास्त्र का जो है उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। पत्नी के प्रति प्रेम ही उन्हें पत्नी से फटकार का कारण बना और उससे वह सांसारिक मोह माया से दूर हो गए। खैर इतना तो आप लोग जानते हैं तुलसी जी के बारे में। आगे देखेंगे। तत्पश्चात उन्होंने तीर्थ यात्रा की और राम भक्ति में तल्लीन हो गए। जिस वक्त वो रामचरितमानस की चर्चा कर रहे थे, उस वक्त उन्हें काशी के पंडितों से तिरस्कार का सामना करना पड़ा। जब तक उनकी पत्नी का देवसान तब तक जो है उनकी पत्नी का देवसान हो चुका था। फिर वो राम कथा का प्रवचन जो है चित्रकूट में करने लगे। फिर राम कथा कहाँ पे करने लगे? चित्रकूट में, ध्यान रखिएगा। फिर वो काशी में ही विनय पत्रिका का अंतिम पद लिखते हुए 80 घाट पर उनकी मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है यहाँ पे, ठीक है ना। विनय पत्रिका का अंतिम पद जो है वो कहाँ पे लिखे थे? 80 घाट पे, वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर जी तुलसीदास के आंतरिक और बाहरी संघर्ष को भली बात दर्शाया है। ठीक है, अच्छा उपन्यास है, आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता है, बहुत अच्छा उपन्यास है। आगे देखेंगे। तुलसीदास एक आम मनुष्य की भांति जीवन के द्वंद्व जिन्हें लड़ते हुए वे रचना करते हैं। आगे देखेंगे। पुत्र और पत्नी अपने सबसे प्रिय लोगों को त्यागना किसी मनुष्य के लिए कितना कठिन रहा होगा। इसके पश्चात वो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करते हैं तुलसीदास, है ना। अब जो है हम पढ़ेंगे भूमिका, ठीक है, यानी कि मानस का हंस उपन्यास की भूमिका हम पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट किया है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए। गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यथोचित संस्कार के अवसर पर बम्बई गया था। ठीक है, लेखक कहते हैं गत वर्ष जो है अपने चिरंजीवी भतीजों यानी स्वर्गीय रतन के पुत्रों, इनके भाई का नाम है, ठीक है, उनके पुत्रों के
यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर बम्बई गए थे। ठीक है, बम्बई गया था। वहीं एक दिन जो है अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए ठीक है, महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिनको जो है इस उपन्यास की प्रेरणा किससे मिलती है, तो अपने दोस्त महेश कौल, ठीक है ना, महेश कौल से। ठीक है, महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फिल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था, है ना, चमत्कृत कर दिया था। आगे देखेंगे। इसलिए मैंने जो है उनसे मानस चतुर्वेदी के अवसर पर तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित फिल्म बनाने का आग्रह किया। महेश जी चौंकर मुझे देखने लगे और कहा, पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊं? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन की कथा कहाँ है? ठीक है, तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यूँ कहने को तो रघुवर दास, बेड़ी माधव दास, कृष्णदत्त मिश्र, अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 5 जीवन चरित्र पूछा जा सकता है। रघुवर दास, बेड़ी माधव, कृष्णदत्त, अविनाश राय और संत तुलसीदास साहब, ठीक है, के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित्र हैं। ठीक है, ये 5 जीवन चरित्र आप ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है इनका वर्णन किस भूमिका में या किस उपन्यास में किया गया है, तो मानस के हंस के भूमिका में। ठीक है, आगे किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। ठीक है ना, लेकिन विद्वानों के अनुसार जो है ये पूरे जीवनी चरित्र जो है प्रामाणिक नहीं माना गया है। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं। ठीक है ना, जो रघुवर दास जो है वो अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र, ठीक है, तुलसी चरित्र जो है किसका है? रघुवर दास का। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं लेखक, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित्र की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल नहीं खाती। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं संत बेड़ी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित्र। ठीक है ना, मूल गोसाई चरित्र जो ग्रंथ है वो किसका है? तो संत बेड़ी माधव दास का। इसका भी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है, यानी कि मानस के हंस उपन्यास की भूमिका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मूल गोसाई चरित्र में गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत दिए गए हैं वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जांच कसौटी पर खरे नहीं उतरते। आगे पढ़ेंगे, खरे नहीं उतरते। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवनी परक भी सच से अधिक झूठ से जुड़े हुए हैं, परंतु यह मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहो और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्ष भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ ही ऐसी हकीकतें भी नज़र आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मपरक कविताओं के तालमेल बैठ जाता है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था। आगे देखेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जिसके कारण मैं मित्र और महेश जी की बात से विरोध में, जिसके कारण जो है कहते हैं लेखक, जिसके कारण मैं मित्र और महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये लाइन।
आगे देखेंगे, आगे कहते हैं लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी के द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते सुनते एकाएक मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में जाल क्यों फैलाया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जा सकता है किस उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं लेखक कहीं लंका, कहीं राजगद्दी, कहीं कनकटैया, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लीलाएं करने के पीछे उनका खास उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, आगे है शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। आगे कहते हैं लेखक एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा, लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार न होता था कि तुलसीदास जी ने जो है प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, आगे लेखक कहते हैं खैर तभी यह भी जाना कि रामलीला करने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीला भी कराई थी। ठीक है, ये तीनों लीलाओं के बारे में बात किया है अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास की भूमिका में। ठीक है, आगे कहते हैं इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज भी बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लीला छोड़कर जो है बाकी सारी लीलाएं बराबर होती हैं, तो ध्रुव लीला। ठीक है, ध्रुव लीला को छोड़कर यह तीनों लीलाएं जो हैं किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। ये तीनों लीलाएं किससे संबंधित हैं? किशोरों और नवयुवकों से। तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे लेखक कहते हैं अपने प्रिय बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत, ठीक है, समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं। कौन है संपादक? स्वतंत्र भारत समाचार पत्रिका का संपादक इसमें कौन है? प्रिय बंधु अशोक जी, जो इनके मित्र हैं। ठीक है, संपादक हैं। से एक बार प्रसंगवश यह जानकारी मिली कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। तो ये जाति के भी आप ध्यान रखेंगे, किन किन जातियों का वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। ठीक है, तो केवट, अहिर, ठठेरे और ब्राह्मण और क्षत्रिय। ठीक है, 5 जातियों का वर्णन हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। कलर चेंज कर लेती हूँ, है ना। हाँ, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं लेखक मुझे लगा कि तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कथन पूछा जा सकता है यहाँ से, अमृतलाल नागर का है। ठीक है, और किस उपन्यास से? तो मानस का हंस। ठीक है, कहते हैं मुझे लगा कि तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सिया राम जय जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठन कर्ता भी हो सकते हैं। आगे कहते हैं रूढ़िपंथियों के तीव्र विरोध पाकर यदि ईशाआंत जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं तो तुलसी भी कर सकता है। खैर, आगे चलेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले ही किया हो, पर संस्कारहीन कुकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वह अब भी प्रेरणादायक है। आगे देखेंगे, जो हाईलाइट किया उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो बाद में पढ़ेंगे उनके लिए कह रही हूँ अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा।
ठीक है, चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। महेश जी की बात के उत्तर में यह तमाम बातें उस समय कुछ यों स्वयंवर से उतरी कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। ठीक है ना, महेश जी से इन्होंने प्रेरित होकर इस उपन्यास को लिखा, यह ध्यान रखेंगे। आगे कहते हैं महेश जी भी ऐसे जोश में आ गए कि अपनी लाट साहबी अदा से मुझे 2 महीनों में फिल्म स्क्रिप्ट लिख डालने का हुक्म फरमाया। मैंने कहा, ठीक है, यहाँ से देखेंगे, मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा, ठीक है, अग्निरेखा पूरी करो। यानी कि लेखक कहते हैं जब जो है महेश जी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखने को इनको दिया तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना उपन्यास पूरा करूँगा, लिखूँगा, ठीक है, तब तक तुम जो है अपनी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। ठीक है, अग्निरेखा, ठीक है, अग्निरेखा पिक्चर के बारे में बात हुई है, ये ध्यान रखेंगे। किंतु नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लांघने न दी। गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का न रहना किताब के अवसर पर महेश कौल का न रहना कितना खल रहा है यह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे लेखक कहते हैं इस उपन्यास को लिखने से पहले मैं कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस उपन्यास को लिखने से पहले अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के किन 2 ग्रंथों को पढ़ा था या किन ग्रंथों को पढ़ा था। तो इनके ग्रंथ जो है दिया जा सकता है कवितावली, गीतावली, वड़वे, रामायण, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, कवितावली और विनय पत्रिका को जो है इन्होंने पढ़ लिया था। विनय पत्रिका में तुलसी के संघर्ष के ऐसे अनमोल क्षण सजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी में मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयकर लगा। ठीक है, जितना हाईलाइट किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मान सकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली थी। कवितावली और हनुमान वाहक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं कहीं तुलसी के जीवन भक्ति मिलती है। मैंने गोसाई जी से संबंधित अगणित किंवदंतियों में से केवल उन्हीं को अपने उपन्यास के लिए स्वीकारा जो कि इस मानसिक ढांचे पर चढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। आगे कहते हैं लेखक, चूँकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर भानुदयाल सिंह के तर्कों से प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। यानी कि तुलसीदास का जन्म स्थान जो है अमृतलाल नागर ने जो है राजापुर को ही माना है। ठीक है, आप सभी को पता है इनके जन्म को लेकर जो है सभी विद्वानों में मतभेद है। आगे पढ़ेंगे। उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। ठीक है, इस उपन्यास में जो है अमृतलाल नागर ने नवयुवक तुलसी और काशी में एक वेश्या का असफल प्रेम का चित्रण किया गया है। आगे कह रहे हैं, वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आगे कहते हैं, तन तरफत तू मिलन बिन। ठीक है, ये पंक्ति आप ध्यान रखिएगा, तन तरफत तू मिलन बिन आदि दोहे भी पढ़े। ठीक है ना, ये दोहे का जिक्र हुआ है इस उपन्यास में, जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। ठीक है ना, यह दोहा जो है तुलसीदास ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था। आगे देखेंगे। पर एक दोहे में प्रयुक्त तरुणी शब्द मेरी इस कल्पना से भी आड़े आया। ठीक है, उस दोहे में जो है एक तरुणी शब्द आया है। ठीक है, आगे कहते हैं, पत्नी के लिए लिखते तो शायद भागिनी शब्द का प्रयोग करते, तरुणी शब्द थोड़े अपरिचय का बोध कराता है। कहते हैं कि तरुणी शब्द जो है थोड़ा अपरिचय का बोध कराता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, वैसे भी पंडित तुलसीदास ने बकौल वधूवर डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास को खूब घोटा होगा।
वे कभी रसिया भी रहे होंगे। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बाई के खूब जूझे हैं। एक मिनट। विनय पत्रिका में वे अपनी मदन बाई से खूब जूझे हैं। कलयुग के रूप में उन्हें पद और पैसे का लोभ तो सता ही नहीं सकता, सताया होगा तो काम वृत्ति। ठीक है। मुझे लगता है कि तुलसी ने काम को ही जूझ कर राम बनाया है। ठीक है। ये पंक्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अमृतलाल नागर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुलसी ने काम को ही जूझ कर राम बनाया है। ठीक है। यानी उसी से जो है अब रामचरितमानस लिखने की इनको प्रेरणा मिली। इनको ऐसा लगता है, किसको? लेखक को। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे लेखक कहते हैं, सत बेनी माधवदास के संबंध में भी एक सफाई देना आवश्यक है। सत जी मूल गोसाई चरित के लेखक माने जाते हैं। उनकी किताब के बारे में भले ही शब्द सुहे हो, मुझे तो अपने कथासूत्र के लिए तुलसी का एक जीवनी लेखक एक पात्र के रूप में लेना अभिष्ट था। इसलिए कोई काल्पनिक नाम न रखकर सत जी का नाम रख लिया। ठीक है। अब रिपीट नहीं करूँगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना, पढ़ेंगे। आगे कहते हैं, यह उपन्यास 4 जून, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, यह उपन्यास 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ करके 23 मार्च 72 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। तो ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या कहते हैं, भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे फिलिप का काम किया। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे जो है लेखक कहते हैं, इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम ध्रुवों रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे। ठीक है। किनके पत्र इनको मिले? तो रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा, ठीक है, पत्र मिलते रहे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने का जो है आरामदेह व्यवस्था कराई थी। ठीक है। आगे कहते हैं, बुधवार ज्ञानचंद्र जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों में आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ठीक है। आगे कहते हैं, डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास, ठीक है ना, काशी का इतिहास किसका है? मोतीचंद्र का। तथा राहुल संस्कृतियाएँ लिखित अकबर, ठीक है, पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सजोने में तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर भानु प्रसाद सिंह कृत तुलसी काव्य, ठीक है, ये सभी काव्य ग्रंथ आप ध्यान रखिएगा। राइटर का नाम भी मीमांसा के कथानक का ढांचा बनाने की बड़ी सहायता दी। आगे कहते हैं, प्रयाग में मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। आगे कहते हैं, अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र केसिके का सादर सप्रेम स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले अधूरा छोड़कर ही चले गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राम बोला बोले कौन छोड़कर चला गया था? रुद्र कासिके, ठीक है, अधूरा छोड़कर चले गए। रुद्र जी काशी में चलते फिरते विश्वकोश थे। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव भी रत्ना की बात लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। ध्यान रखिएगा, इस उपन्यास में लेखक ने रांगे राघव का उपन्यास रत्ना की बात का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है भूमिका हमारी ख़त्म हुई, अमृतलाल नागर ने खुद लिखा है। सॉरी, अब जो है यहाँ पे दृष्टि के बुक से मैंने लिया है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य कह रही हूँ, विषय वस्तु, उसके बाद जो है हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं विषय वस्तु। मानस का हंस अमृतलाल नागर। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने राम बोला
से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, इससे तत्कालीन समाज व संस्कृति तथा उसके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभर कर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं पात्र परिचय। ठीक है, पात्र परिचय देखेंगे कौन कौन से इस उपन्यास में कौन कौन पात्र हैं। केंद्रीय पात्र हैं तुलसीदास। ठीक है, केंद्रीय पात्र हैं तुलसीदास। बचपन का नाम राम बोला। ठीक है, तुलसीदास का जो है उसमें जो जिक्र हुआ है ना तुलसीदास का, उनका बचपन का नाम था राम बोला। ठीक है, पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा जो है तुलसी के गुरु व अभिभावक। मोहिनी पात्र है इसमें, एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। ठीक है, रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री, तुलसी की पत्नी। शेष सनातन तुलसी के गुरु हैं। ठीक है, ये सारे जो है इस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे है टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। ये सभी जो है तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। ठीक है, जो इस उपन्यास में जिसने किरदार निभाया है तुलसी, ठीक है ना, आम मानव के रूप में, है ना। आगे देखेंगे गंगेश्वर तुलसी के साले। तारापति तुलसी का पुत्र। रामकली तुलसी की सेविका। रामू देवी व संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य। वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग कौन कौन हैं? वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त। ठीक है, और उसके बाद जो है मैना कहारिन, बकरीदी कक्का, ये सभी गौड़ पात्र में आएंगे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका से जो महत्वपूर्ण कथन है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला है गत वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है ना, तो ये जो है आप लोग जान जाएंगे, भूमिका पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आमुख भूमिका से ही लिया गया है। ये सभी कथन जो है वहीं से लिया गया है, दोबारा हम उसको नहीं पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको खुद पढ़िएगा, क्योंकि हम भूमिका में पूरा पढ़े हैं तो वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, पूरा वहीं से लिया गया है। वैसे इसको आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका अगर आप पढ़ लेते हैं तो सब वहीं से दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी वही है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ के जो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, चलिए इसको यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो स्वर्गवासिनी कामशुदा किसी अंत के अंतर आलोक को निगल कर दम भरी डकारे ले रही है। ये पहले ही प्रकरण का लिया गया है, यानी पहला प्रकरण आप पढ़ेंगे तो उसी में ये जो है कथन दिया गया है। बौछारे रचवाए, यहाँ पे जो है बौछारे पछतावे के तारों सी मन सना रही हैं, बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कथन है परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसी 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख सा समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका जो है कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थीं। अगला कथन देखेंगे। ये सभी पूछा जा सकता है कि उपन्यास से तो मानस के हंस से लिया गया है। आगे देखेंगे। राम द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसे को उदार जगमाही। कौन सा गाना? ऐसे को उदार जगमाही। किसने? तो रामू द्विवेदी। ठीक है ना, आगे देखेंगे। ऐसे का उदार जगमाही, बिना सेवा जो द्रव्य दीन पे राम सरिस को नाही। ठीक है ना, ये जो है गाना, इसमें गीत है तो आप ध्यान रखिएगा। आगे है राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंख मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से मिटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट
अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। ठीक है, आगे देखेंगे। जब पाला है जो चाहे, हाँ जब पाला है तो जो चाहे समझो, बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े जोशी रहे, पत्रा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, है ना, पिताजी उनके जो निकाल देते हैं। यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पतो उनकी हिया टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही है, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। पार्वती जो है कुलवधू से कहती है। ये जो पार्वती है ना, ये कथन जो है पार्वती कुलवधू से कहती है, यहाँ पे दिया गया है, देख लेंगे। अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है, हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता था। पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी और अमृत रस आज फिर आया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। ये बाबा भगत से कहते हैं। ठीक है, अगला कथन देखेंगे। गंगा और रस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसमें पहले एक अखाड़ा भी था, जिसके ऊपर छप्पर आया हुआ था। ठीक है, और कई बालक, युवक और प्रौढ़ लोग वहाँ दंड बैठ के लगाते थे, यानी दंड बैठ के जो है लगाते थे, मुद्दर घुमाते थे अथवा मालिश करवाते थे। फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। घाट पर थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। ठीक है, यह भी कथन जो है हम इस उपन्यास से लिया गया है। अगला कथन देखते हैं। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया, मिट्टी की दावत और सरकंडे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना प्रारंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसी उपन्यास से यह गीत लिया गया है। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे। यदि मैं लड़का होती तो इस घर की गद्दी कभी सूनी न होती। उनकी इस बात से मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरो पति बनकर इस घर में मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ सी भर दी थी। तुझे पाकर मैं रिझी अवश्य, पर अब किसी प्रसंगवश वह चुभन चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो उठती थी। ये जो है रत्नावली बाबा तुलसीदास से कहती है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। सारे कथन जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी PDF में दे दूँगी यहाँ से। ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है ना, नहीं तो मैं अभी पढ़ती। बहुत मतलब मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग जो है, ज़्यादा नहीं है ना कथन, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है सारे कथन। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है उपन्यास हमारा ख़त्म होता है। एक उपन्यास और बचा है, ज़िंदगी नामा, उसको मैं पढ़ा दूँगी कल या परसों क्लास में। उसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, और अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए।